ओके, तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या देखा था कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के हमने, हाँ, टॉपिक्स कवर्ड में पिछले क्लास में हमने स्ट्रेट वायर स्ट्रेट वायर के लिए स्ट्रेट वायर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देख लिया था। अगर वो फाइनाइट होता है तो आपको ई एक्स और ई वाई लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा मिलता है। और ई वाई क्या हो जाता है, ये मैग्नीट्यूड्स है। आपको लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा मिलता है। ये कैसा है फाइनाइट के लिए? ये आपका फाइनाइट वायर है और ये पॉइंट पी है, इस पे लैम्डा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। डी डिस्टेंस पे आप एंगल सबटेंडेड बाय वन एंड लेते हैं अल्फा, और एंगल सबटेंडेड बाय अदर एंड कह देते हैं कि बीटा है मानो। तो फिर ई एक्स एट पॉइंट पी इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स का ये डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई वाई का ये डायरेक्शन है, राइट। अगर तो इसी पे ही हमने सेमी फाइनाइट और इनफाइनाइट वायर का भी देख लिया था। इनफाइनाइट वायर के लिए it is only ex component, which is lambda by 4 pi 2 pi epsilon naught r 2 pi epsilon naught d। और सेमी फाइनाइट के लिए ई एक्स कंपोनेंट आ जाता है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन पे। और ई वाई भी आता है लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी, बट ये नेगेटिव वाई एक्सिस के तरफ आता है। एंड इनफाइनाइट वायर के लिए ऐसा जाता है। ये कुछ हमने देख लिया था। और आर्क के लिए हमने क्या देखा था? अगर एक आर्क है जिसका रेडियस आर है और अगर वो एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है तो एंगुलर बाइसेक्टर ले लेते हो, ये थीटा बाई 2 हो जाता है। और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट दी सेंटर ड्यू टू एन आर्क आपको क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड विल बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा बाई 2। ये सब कुछ हमने देख लिया था। एंड अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर डायरेक्शन होता है, अलोंग एंगुलर बाइसेक्टर डायरेक्शन होता है। सिमिलरली रिंग के वजह से देख लिया था, रिंग के सेंटर पे जीरो होता है बट एट अ डिस्टेंस एक्स अलोंग द एक्सिस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मिलती है। अगर इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट क्यू किया गया है तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, ये आपको मिलता है, राइट। अलोंग द एक्सिस डायरेक्शन है, इसको याद रखना। ये सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया था पिछले क्लास में। फिर हमने टॉर्क डाइपोल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था, हल्का सा ब्रीफ डाइपोल के बारे में डिस्कस किया था। डाइपोल क्या हो जाता है? इज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। किसके बारे में? ये डाइपोल के बारे में। डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव के डायरेक्शन में होता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। और अगर डाइपोल को हम एक्सियल पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट, तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है 2kp, ये p है, बाई अगर ये डिस्टेंस r है तो 2kp बाई r क्यूब। एंड डायरेक्शन विल बी अलोंग द डायरेक्शन सेम एज दैट ऑफ द p का जो डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का, उसी डायरेक्शन पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। अगर आप एक एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो वहां पे आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर निकालना चाहेंगे तो वहां पे आपको के पी बाई, ये आर डिस्टेंस अगर है तो आर क्यूब पे आता है। तो आपको ये पता चल जाता है कि इफ दिस इज 1 एंड दिस इज 2 तो ई एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। ये पॉइंट हो गया था, ये 3 पॉइंट हो गया था। अलोंग इक्वेटोरियल पे ऑपोजिट डायरेक्शन होता है डाइपोल के, एक्सियल पे सेम डायरेक्शन होता है डाइपोल के। ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमने इसको
एक जनरल पॉइंट पे भी बता दिया था, अगर मानो कि ये P है और एक डिस्टेंस आपको यहाँ पे r कॉमा थीटा पे बताना है, तो आप इसको रिजॉल्व कर देते हो अलोंग द लाइन, एंड ये थीटा होता है P cos थीटा एंड P sin थीटा। तो आप P cos थीटा के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस बताते हो, अलोंग द सेम लाइन, एंड P sin थीटा के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये वाला वेक्टर हो जाता है 2kp cos theta by r cube, and this component is kp sin theta by r cube। तो दोनों का रिजल्टेंट आपको मिल जाता है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का अंडर रूट, विच इज kp by r cube 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 का अंडर रूट। ये आपको मैग्नीट्यूड मिल जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पे। और डायरेक्शन क्या हो जाता है, अगर ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ई का, तो ये अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है, तो tan ऑफ अल्फा आपको मिलता है tan थीटा बाई 2। इतना तो हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। इससे क्या करेंगे, हम डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। कोई दिक्कत यहां तक आप मुझे बता दो। डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? हम डिस्कशन चालू करने से पहले कैसा भी डाउट्स यहां तक बता दो प्लीज। किसी को नहीं है? चैट्स में लिख दो अगर स्पीकर ऑन नहीं कर पा रहे हो तो। किसी को अगर कोई डाउट नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से। ऑल राइट, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो मामला अब कैसे बनेगा यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड पे रखने पे। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड का जब फील्ड लाइंस मैंने बनाया था, तब आपको याद होगा हॉरिजॉन्टल फील्ड लाइंस बना दिए थे और सब इक्वी डिस्टेंट होता था एक दूसरे से। तो ये मानो कि मेरा एक्सटर्नल फील्ड है और यहाँ पे मेरा एक डाइपोल इस तरीके से मैंने अलाइन किया हुआ है। डाइपोल इस तरीके से अलाइंड है, तो ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड रहेगा। तो ये मेरा पी का हो गया, ठीक है। और अगर एज्यूम करो ये मेरा हॉरिजॉन्टल है, तो मेरे हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल थीटा मेंटेन कर रखा है। तो अगर मैं फोर्स डिसाइड करने जाऊं कि पॉजिटिव चार्ज, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो एक एफ ये एक्सपीरियंस करेगा। एंड इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने इसे रखा हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड वहां जो चार्ज है उसकी मैग्नीट्यूड। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक्सटर्नल फील्ड पे रखोगे और उसका भी मैग्नीट्यूड ई क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं देखूं दो डाइपोल पे, अगर ये मेरा डाइपोल है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव एंड यहाँ पे पॉजिटिव, अगर ये डाइपोल है, डाइपोल पे मेरा नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स अगर मैं डाइपोल एज अ होल को एनालाइज करूं, तो मेरा नेट फोर्स फॉरवर्ड एक फोर्स लग रहा है और बैकवर्ड भी इक्वल फोर्स लग रहा है। तो नेट फोर्स तो जीरो है, तो मैं क्या कहूंगा, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे है क्योंकि नेट फोर्स जीरो है ना। अब देखो अगर मैं ये पॉइंट, इसका मिडिल पॉइंट ओरिजिन ले लेता हूं, इसका मिडिल पॉइंट, डाइपोल का मिडिल पॉइंट अगर मैंने ओरिजिन ले लिया है, तो ये जो फोर्स पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ये जो, अब इसको ये क्या करेगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। कैसे? अबाउट द ओरिजिन अगर हम देखें, तो ये फोर्स एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा सच दैट ये पॉजिटिव चार्ज को अबाउट दिस पॉइंट ओरिजिन वो क्लॉकवाइज रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ऐसा एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो कि पॉजिटिव चार्ज को अबाउट द ओरिजिन पॉइंट रोटेट करने की कोशिश करेगा। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या करेगा, अबाउट द ओरिजिन पॉइंट सेम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, आपको टॉर्क का फॉर्मूला पता होगा कि इट इज आर क्रॉस एफ, ठीक है, आर क्रॉस एफ।
तो ये अगर मैं इनका मैग्नीट्यूड्स ले लूं तो आप साइन थीटा लेते हो। सिमिलरली यहाँ पे f की वैल्यू क्या है, यहाँ पे f की वैल्यू EQ है, और यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, R हम क्या लेते हैं, जहां जिसके अबाउट आप कैलकुलेट कर रहे हो टॉर्क लग रहा है, तो ये O के अबाउट हम कैलकुलेट कर रहे हैं टॉर्क लग रहा है, तो O से डिस्टेंस कितना है, मानो इन दोनों के बीच में अगर अगर डाइपोल के पूरे डाइपोल के बीच में डिस्टेंस अगर हम लोग d मान लेते हैं, तो उसके सेंटर से हर एक पॉजिटिव चार्ज कितने डिस्टेंस पे होगा, d/2 पे। तो r की जगह पर लेट से हम d/2 सब्स्टिट्यूट करते हैं और ये साइन थीटा हो गया। ठीक है, तो हम ये किसके वजह से अभी टॉर्क कैलकुलेट किए हैं, ये हम पॉजिटिव चार्ज पे कितना टॉर्क लग रहा है ये कैलकुलेट किए हैं, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो उसको कैसा एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाने की तरफ कोशिश कर रहा है। यहाँ हमने देखा है कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव चार्ज पे कैलकुलेट करें तो भी हम लोग को मैग्नीट्यूड तो सेम मिलेगा और डायरेक्शन भी देखो सेम मिल रहा है। कैसे, ये इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा कि टाउ जो पॉजिटिव चार्ज पे टॉर्क लग रहा है और जो नेगेटिव चार्ज पे टॉर्क लग रहा है वो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है। पॉजिटिव चार्ज पे जो टॉर्क लग रहा है वो भी उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव चार्ज पे जो टॉर्क लग रहा है वो भी उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो ये दोनों टॉर्क मिलकर उस पे जो नेट टॉर्क होगा वो कपल कर लेंगे और उस पे जो नेट टॉर्क होगा दोनों ऐड होके उसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेंगे। तो नेट टॉर्क आप दोनों को ऐड करोगे तो EQD साइन थीटा मिलेगा। और आपको ये पता है कि ये वाला क्वांटिटी क्या है, डाइपोल है, तो मैं QD को रिप्लेस कर दूंगा P से और साइन थीटा लिखूंगा यहाँ पे, और आपको ये टाउ नेट क्या हो जाएगा, फिर टाउ मैं लिख दे रहा हूँ टाउ नेट, तो दिस विल बी वेक्टोरियल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे P क्रॉस E मिलेगा। ठीक है, ये आपका torque experienced by the, this is what, this is torque experienced by a dipole placed in a uniform external electric field। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? सर फॉर्मूला में साइन थीटा नहीं निकलेंगे? किसमें, यहाँ पे? यार देखो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर, एक, हाँ ये जो वेक्टर है मेरा P वेक्टर और ये जो मेरा E वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर मैं करूंगा तो ये क्या मिलेगा, ये साइन थीटा ही तो मिलेगा। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आपको याद है ना, अगर मैं A क्रॉस B करता हूँ दो वेक्टर का, तो इसका क्या होता है, A का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड B का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा हो जाता है। तो अगर मैं इसको यहाँ से फिर यहाँ चले जाऊं तो A क्रॉस B दोनों वेक्टर को कर सकता हूँ ना, वही मैंने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, समझे ना बात को? हाँ। तो ये मुद्दा है। ठीक है, अब देखो, अब एक दो केस देख लेते हैं कैसा मामला बनता है। मानो कि केस 1, क्या कर रहा हूं मैं, ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में मैंने डाइपोल को भी रख दिया है। ठीक है, तब मेरा यहाँ पे एंगल कितना है इनके बीच में, बताओ, P और E के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। ठीक है, तो मेरा अब उससे पहले ये देखो, ये अगर डाइपोल का डायरेक्शन राइटवर्ड्स है तो मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखोगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड यहाँ पे कोलिनियर है, तो ये दोनों कैंसिल कर लेंगे, तो यहाँ पे भी आपको एफ नेट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब यहाँ पे टॉर्क देखो, टॉर्क क्योंकि एंगल बीच में, इस फॉर्मूला को अगर हम लोग यूज करेंगे तो साइन 0 0 हो जाता है, तो टॉर्क नेट भी 0 है। ठीक है, तो अगर एफ नेट 0 है मतलब आप क्या कहोगे, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम पे है, और अगर टॉर्क नेट भी 0 है तो आप क्या कहोगे, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम जो है, अगर आप डाइपोल को ऐसा प्लेस कर देते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे
कि डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी सेम है, तो आपको वो सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम पे मिलेगा। अब आपको कमेंट करना पड़ेगा कि वो इक्विलिब्रियम कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो वो कैसे जज करोगे? तो वो जज करने के लिए आप क्या करोगे, आप ये डाइपोल को थोड़ा सा टिल्ट करो। क्या थोड़ा सा टिल्ट करो, बोलो कि मैंने इसको एक एंगल से घुमाया, ठीक है। अब जब इसे एंगल से घुमाओगे तो आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, नेगेटिव चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो एफ नेट तो अभी भी 0 होगा, बट जो एफ लग रहा है इस पे वो पॉजिटिव चार्ज पे क्लॉकवाइज रोटेट करवाने की तरह दिखेगा अबाउट दिस ओरिजिन पॉइंट, एंड नेगेटिव पे जो फोर्स लग रहा है वो उसको भी क्लॉकवाइज करने की कोशिश करेगा। तो इस पे एक रीस्टोरिंग टॉर्क लग जाएगा। क्या लगेगा? एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, जो कि वापस से उसे जो उसका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन था वहां पे इसे वापस से, इसको ऐसा कपल, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो इसको वापस से ओरिजिनल पोजीशन जो इसका था वहां पे वापस ले आने की कोशिश करेगा। तो जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वापस से उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेकर आ जा रहा है, तो फिर उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को आप क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे, है ना। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन हो जाता है, ठीक है। कब होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन? जब P और E के बीच में एंगल 0 डिग्रीज हो जाता है, बिटवीन P एंड E, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल देखो। जब हम इसको ऑपोजिट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और P का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है। अब क्या एंगल है इनके बीच में? 180 डिग्री। हाँ, 180 डिग्री अगर हो गया तो बताओ, अभी अगर तो यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे इसका पॉजिटिव चार्ज है, तो एफ नेट अभी भी 0 है। इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो एफ नेट तो अभी भी 0 है। और टॉर्क, टॉर्क देखो, टॉर्क साइन ऑफ 180 क्या हो जाता है? साइन ऑफ 180 इज आल्सो 0। तो ये भी दोनों ट्रांसलेशनल और रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे अभी भी है, दोनों इक्विलिब्रियम पे है अभी भी। बट ये क्या हो जाएगा देखना, अगर अब हम इसको थोड़ा सा भी अगर डिस्प्लेस करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं, तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज था उस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो जो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है वो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, एंड नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है वो भी उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये डाइपोल क्या करेगा, उस टॉर्क के वजह से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आने की कोशिश नहीं करेगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ये क्या हो जाता है, ये पोजीशन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। इक्विलिब्रियम तो है बट किस टाइप का इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो अगर आपने डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ सेम डायरेक्शन में रख दिया तो आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है, क्योंकि आपको एफ नेट और टॉर्क नेट दोनों 0 है। और लेकिन आपने अगर डाइपोल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में रख दिया तब भी आपको टॉर्क और फोर्स दोनों नेट 0 मिलेगा, बट वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इस चीज को याद रखना, जब हम पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे तब हम इस पे वापस से आएंगे और वापस आके हम देखेंगे ये स्टेबल एनर्जी वाला सिस्टम ये मिनिमम एनर्जी वाला केस है, ये मिनिमम एनर्जी वाला केस है, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला केस मैक्सिमम एनर्जी वाला केस है। तो आप खुद अनुभव से सोचो अपने कि कोई एक सिस्टम के पास अगर बहुत ज्यादा एनर्जी होता है तो वो हमेशा इच्छुक होता है कि अपना एनर्जी को किसी तरीके से लूज करे और वो कम से कम एनर्जी पे आ जाए, है ना। तो कम से कम एनर्जी पे अभी इसके पास जब मैक्सिमम एनर्जी है तो वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है, ठीक है। और अगर आपने इसको अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करा तो ये वापस से घूम के स्टेबल इक्विलिब्रियम के पास आने का हमेशा प्रयत्न करेगा, ठीक है। और मिनिमम एनर्जी अगर इसके पास है तो फिर ये एकदम स्टेबल आइटम है, ठीक है, सिस्टम पूरी स्टेबिलिटी के साथ है। तो अगर यहाँ से मिनिमम एनर्जी वाले सिचुएशन से आपने थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करा तो फिर वो वापस से एक उस पर रिस्टोरिंग फोर्स या टॉर्क लगेगा
और वो उसको जो उसका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन था वहीं पे ही लाके उसे वापस से छोड़ देगा। तो हम ये जब पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे तो हम वापस से इस पे आएंगे, ठीक है। तब हम देखेंगे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला मिनिमम एनर्जी केस होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला मैक्सिमम एनर्जी का केस होता है, ठीक है। इसे ध्यान रख लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है। अब आते हैं, इसको यहाँ पे छोड़ते हैं ये सब कुछ मामला, थोड़ा सा फॉरवर्ड एडवांस करते हैं। कहाँ पे जाएंगे? फ्लक्स पे जाएंगे अब हम लोग। फ्लक्स, फ्लक्स समझो पहले क्या है, ठीक है। फ्लक्स समझो क्या है। किसी को आइडिया है फ्लक्स? कोई बताना चाहेगा फ्लक्स के बारे में, क्या समझते हो आप लोग? किसी तरीके का भी जवाब अप्रिशिएबल है। किसी को भी कुछ भी लगता है फ्लक्स से क्या समझते हैं, बताना। कोई नहीं, देखो अभी क्या होता है। फ्लक्स माने, अब मानो कि ये घर का आईना है, विंडो, आईना नहीं विंडो, ये मानो घर का विंडो है, ठीक है। और यहाँ से हवा चल रही है, ये क्या है? विंडो। समझ जाओ ये कॉन्सेप्ट फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आया होगा, हम लोग वापस से यहाँ पे यूज करेंगे। ये क्या है? विंड है। तो अगर मुझे पूछा जाए कि टाइम टी में मेरा कितना वॉल्यूम ऑफ विंड फ्लो किया है इस विंडो में से, इस विंडो में से एक टाइम टी में कितना वॉल्यूम ऑफ विंड फ्लो किया है, तो मैं कैसे बताऊंगा? ये सवाल तब आप आंसर कर पाओगे जब आपको फ्लक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। कितना वॉल्यूम ऑफ विंड फ्लो किया है टी टाइम में, ये आप तब बता पाओगे जब आपको फ्लक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी। तो देखो, अब ये इमेजिन करो, विंड ऑफ कोर्स आपको पता है, एयर, एयर मतलब एक फ्लूइड है, गैस एक फ्लूइड है। तो ये एक फ्लो वेक्टर है, समझना इसको, ये एक फ्लो वेक्टर है। ऑफ कोर्स फ्लक्स जो है ये एक फ्लो वेक्टर है, ये फ्लो को मेजर करता है, ठीक है। कहीं से भी एक पाइप, एक एरिया में से कितना फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो मेजर करेगा, ठीक है। फ्लक्स क्या है? रेट ऑफ फ्लो, किस रेट के साथ, किस गति के साथ वो फिजिकल क्वांटिटी फ्लो कर रहा है, वो फ्लक्स आपको बताएगा। तो आपको जब यहाँ पे वॉल्यूम मेजर करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द विंड, तो आप क्या यूज करोगे? वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मतलब रेट ऑफ फ्लो हो रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ द वॉल्यूम कहा जा रहा है। तो आप कहोगे कि ये मानो डी वी बाई डी टी है। टाइम स्टैंड्स फॉर टी, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, टी स्टैंड्स फॉर टाइम एंड वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, आई कैन से इट इज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, ठीक है। तो ये हमने देखा फिजिकली क्या हो जाता है। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट is nothing but area vector. Area is a vector quantity. Area vector dot product with the velocity vector. ये V stands here for velocity. ठीक है। Volumetric flow rate is area vector dot product with volume velocity vector. तो यहाँ पे आपको क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड, कोई भी एक सरफेस अगर आपको दिया हुआ है तो उसका एक सरफेस एरिया होगा, ठीक है। कैसा भी सरफेस हो उसका एक सरफेस एरिया होगा। तो आपको पहला स्किल आपको ये समझना है, टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ, बिकॉज एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है, टू डायरेक्शन ऑफ एरियल वेक्टर। हमेशा ये आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डायरेक्शन ऑफ एरियल वेक्टर आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल इसी एरिया की बात करते हैं, ये विंडो मानो, ये विंडो है, तो इसका एरिया वेक्टर आप किस डायरेक्शन में दोगे? जवाब दो। क्योंकि अगर ये एरिया है इसका, तो इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में? कौन सा, 1 और 2? बताओ, कोई भी आंसर, 1 और 2?
आवाज आ रहा है ना आप लोगों को? सर विंडो का तो एरिया तो उस प्लेन में होना चाहिए ना। किस प्लेन में होना चाहिए यार? मैंने, आप इमेजिन करो, आप, अरे एरिया, अच्छा ये भी चलो ठीक है, ये देखो, अगर ये मेरा रेक्टेंगल है, हाँ। इसको ऐसे सीधा बनाते हैं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया, ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाता है? लेंथ इनटू लेंथ ब्रेथ। इनटू ब्रेड्थ। तो ये हाँ क्या, अच्छा एरिया सबसे पहले याद रखो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हाँ दोनों का क्योंकि डिस्टेंस भी एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो L क्रॉस B करते हैं अगर, तो आपको एरिया मिलेगा जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो L क्रॉस B, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, तब जाके आपको जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे मानो कि आपका ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, तो योर L वेक्टर इज अलोंग x एक्सिस and this is your L vector and your B vector is along y axis। तो जब आप L क्रॉस B करोगे तब आपको एरिया वेक्टर मिलेगा, ठीक है। L क्रॉस B आपको इसका पूरा एरिया दे देगा। अब बताओ L क्रॉस B करने के लिए क्या करोगे? फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर तक आप अपने राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करोगे और जिस डायरेक्शन में आपका थंब दिखा रहा होगा वो डायरेक्शन उस थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। नहीं, यही तो सीखे हो ना। तो फर्स्ट वेक्टर क्या है? L, तो अपने फिंगर्स को L डायरेक्शन में रखोगे, राइट हैंड के फिंगर्स को L डायरेक्शन में रखोगे और B के तरफ आप कर्ल करोगे। B के तरफ आप जब जाके कर्ल करोगे तो आपका थंब किस डायरेक्शन में दिखाएगा? थंब वुड बी कमिंग आउट ऑफ द प्लेन। डॉट और क्रॉस ये भी आपको पता होगा ना, डॉट मतलब आउट और क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन, आउट ऑफ प्लेन इन टू प्लेन, ठीक है। ये डायरेक्शन है, ये याद रख लेना। हम लोग अभी आगे भी मैग्नेटिज्म में भी यही चीजें यूज करेंगे। तो डॉट मतलब आउट ऑफ द प्लेन डायरेक्शन हो जाता है वेक्टर का, और क्रॉस मतलब इनटू द प्लेन डायरेक्शन हो जाता है वेक्टर का। तो अगर मेरा L क्रॉस B अगर आप कर रहे हो तो अपने फिंगर्स, राइट हैंड के फिंगर्स को L से लेकर B तक कर्ल करोगे। तो L से लेकर B तक कर्ल करोगे तो आपके एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आपका थंब देगा। तो थंब आपको किस डायरेक्शन में देगा? थंब आपको आउट ऑफ द प्लेन की डायरेक्शन में देगा। तो आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है आपका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। तो सिमिलरली एरिया वेक्टर क्या हो जाता है? एरिया वेक्टर इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंसिस्टिंग L वेक्टर एंड B वेक्टर। तो उस रेक्टेंगल के प्लेन में नहीं है एरिया वेक्टर, ठीक है, उस रेक्टेंगल के प्लेन में नहीं है एरिया वेक्टर, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पूछ रहा हूं, अगर ये आपका विंडो हुआ, ये आपका विंडो हुआ, तो उसका एरिया तो इतना है, तो एरिया वेक्टर ऑफ कोर्स इसके पर्टिकुलर जो वेक्टर्स हैं उनमें से हो सकता है। तो ये 1 वाला वेक्टर और ये 2 वाला वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है उस विंडो के सरफेस को। तो कौन सा वेक्टर आप लोगे यहाँ पे? जब आप एरिया वेक्टर लोगे तो कौन सा वेक्टर लोगे, 1 और 2? सर 1 लेना चाहिए। क्यों? सर अगर उसको बाहर से देखे तो लेंथ और ब्रेथ तो जो हाथ का एरो होगा बाहर तरफ जाएगा। चलो ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, बात समझो। बट आपको कैसे डिसाइड करना है? सिंपल ये कह सकते हैं, बिल्कुल ही कह सकते हैं, बट ये समझो आपको कैसे कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग कैसे लेनी है। आपका वेलोसिटी वेक्टर जिस डायरेक्शन, आपका वेलोसिटी वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? दिस दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर्स डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में आप वेलोसिटी वेक्टर ले रहे हो उसी के डायरेक्शन में आप आपका एरियल वेक्टर भी ले लोगे, ठीक है। ये समझ में आया? अगर ये ओपन हुआ तब, जब सरफेस ओपन होता है और क्लोज होता है, दो केसेस हैं। जब सरफेस ओपन होता है, अभी अगर मेरा विंडो है तो मेरा सरफेस ओपन है, ठीक है, तो एरिया, अगर वेलोसिटी यहां से आ रहा है तो आप एरिया यहां से लोगे,
ठीक है, तो V और A के बीच में यहाँ पे एंगल कितना हुआ, यहाँ पे इनके बीच में जो VA cos थीटा होगा, तो इसमें थीटा क्या हो गया बताओ, 0 0 डिग्री। 0 डिग्री। अगर मैं बोलूं कि ये ऐसा है, मेरा विंड ऐसा जा रहा है और मेरा सरफेस कुछ ऐसा है, ठीक है, ये मेरा अब सरफेस है। तो अब बताओ इसका एरिया वेक्टर, अगेन एरिया वेक्टर शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंसिस्टिंग द लेंथ एंड ब्रेड्थ वेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द, तो ये मेरा ए वेक्टर हो गया, बट मेरा वेलोसिटी वेक्टर इज दिस, सो दोनों के बीच में एंगल अब क्या आ जाता है 10 थीटा। और आप ये इमेजिन करो ये एंगल कितना होगा, विद द परपेंडिकुलर एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो विद द परपेंडिकुलर एंगल भी थीटा हो जाता है। तो जब आप ये v वेक्टर है और ये v वेक्टर है, तो यहाँ पे जब आप dv बाई dt लोगे तब आपको यहाँ पे v a cos थीटा लेना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे a cos थीटा को इमेजिन करो तो a cos थीटा क्या होता है, ये आपका a वेक्टर है, a cos थीटा वुड बी इन दिस डायरेक्शन a cos थीटा, ठीक है, और a cos, तो ये वाला जो एरिया है वो हम लोग अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यही डिस्कस करा था। तो जो परपेंडिकुलर एरिया फेस करेगा ना विंड जब आ रहा होगा, तो जितना परपेंडिकुलर एरिया फेस करेगा वो आपको यहाँ पे कंसिडर करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया। तो जब आ रहा है तो प्लेन तो एक्चुअली ऐसे ओरिएंटेड है, जो विंडो है वो ऐसे ओरिएंटेड है, बट जो विंड आ रहा है वो कितना एरिया फेस कर रहा है, वो एरिया फेस करेगा दिस परपेंडिकुलर फेस, ठीक है, दिस परपेंडिकुलर फेस। ये आपको सिर्फ इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए, ताकि आप कॉन्सेप्ट समझो कैसे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और ये केसेस कौन से हो गए, ये ओपन वाले केसेस हो गए। अब मानो कि सरफेस क्लोज्ड है, सरफेस क्लोज्ड है, ठीक है, सरफेस क्लोज्ड है का अर्थ है कि मानो कि ये स्फीयर है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, अगर r रेडियस है, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा बताओ। सरफेस एरिया 4πr², है ना, स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। अगर r रेडियस का स्फीयर है तो स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr² होता है। तो ये वाला इसका एरिया इस केस में आप कैसे कहोगे, एरिया इज नॉर्मल टू दी सरफेस, नॉर्मल टू दी सरफेस, कोई भी आप ले लो उसका नॉर्मल टू दी सरफेस लोगे, ठीक है, सर। नॉर्मल। हाँ सुधांशु का माइक ऑन नहीं हो रहा है सर, चैट में कुछ आपको भेजा है। एक सेकेंड देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस किस टाइप के डिस्कस होंगे वो तो अभी तक हम लोग आए नहीं है उस पर। अभी तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि एरिया का डायरेक्शन कौन सा लेना है। अभी तो मैं सिर्फ आपको फ्लक्स का आइडिया दे रहा हूँ कि फ्लक्स कैसे कुछ होगा, ठीक है। अभी तक हम लोग एग्जैक्टली फ्लक्स पे भी पहुंचे नहीं है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे पहुंचे नहीं, अभी हम लोग सिर्फ फ्लक्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो आपको जब हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस करेंगे, गॉस लॉ डिस्कस करेंगे, तब जाके आपको क्वेश्चंस कैसे आ रहे पता चलेगा। अभी तो मैं आपको सिर्फ फ्लक्स का आइडिया दे रहा हूँ। और फ्लक्स में मैंने आपको ये बता दिया कि एरिया आता है, तो जब एरिया आता है तो आपको ये भी पहचानना होगा कि कौन सा एरिया लोगे, ठीक है, कौन सा एरिया लोगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ओपन है तो मैंने आपको क्या कह दिया, अगर ओपन है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रहा है, जिस डायरेक्शन में फील्ड लाइंस आ रही होंगी, उसी डायरेक्शन में आप एरिया वेक्टर ले लोगे। बट जब क्लोज्ड होगा तब मामला बदल जाएगा। जब क्लोज्ड होगा, जैसे कि ये वाला केस हुआ, तो क्लोज्ड हुआ तो नॉर्मल टू दी सरफेस टू दी स्फीयर हो जाता है, नॉर्मल टू दी सरफेस, नॉर्मल टू दी सरफेस,
और आप क्या बोल सकते हो, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स भी बोल सकते हो, ठीक है। फॉर अ स्फीयर क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स निकल रहा है। मानो कि ऐसा सिलेंडर है, सिलेंडर भी एक क्लोज सरफेस है। सिलेंडर से पहले ये देखो, सिलेंडर से पहले हम लोग एक प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म, ये आपका प्रिज्म हो गया। ये प्रिज्म हो गया, ठीक है। इसमें कितने फेसेस हो गए, कितने फेसेस हो गए देखो, लेट्स नेम दीज ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वन फेस इज ए बी सी डी, सेकेंड फेस इज, बताओ मेरे को, एक एक देख के बताते रहो। सेकेंड फेस लेट से ये वाला वन हो गया, ये टू हो गया, टू इज बी सी ई एफ। सिमिलरली थ्री, थ्री मानो ये स्लैंट वाला लेते हैं, विच विल बी ए एफ ई डी। फोर्थ वाला लेट्स से ये पीछे वाला है वो ले लेते हैं, तो दैट विल बी सी डी ई। एंड आखिरी ये फिफ्थ वाला सामने वाला लेते हैं, विच विल बी ए बी एंड एफ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 5 फेसेस मिल रहे हैं, 1 बॉटम, 2 स्लैंट, 3 फेस बैकवर्ड फेस, ट्रायंगुलर बैकवर्ड फेस 4 एंड ट्रायंगुलर फ्रंट फेस 5। तो आपको यहाँ पे प्रिज्म में 5 फेसेस मिल रहे हैं, राइट, 5 फेसेस। तो अब मुझे बताओ, अगर अब मेरा अगर फील्ड ऐसा आ रहा है, तो वन फेस का एरिया आप किस डायरेक्शन में लोगे, वन फेस का एरिया किस डायरेक्शन में लोगे। ऑफ कोर्स एरिया वेक्टर अगर वन फेस का लेते हो तो ऑफ कोर्स इसका इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन जब क्लोज सरफेस होता है तो पॉइंट इज यू हैव टू टेक ऑलवेज outwards the volume of the body, outwards the volume of the body, मतलब इस प्रिज्म का वॉल्यूम जितना इंक्लोज्ड है अंदर, तो इस केस में अब देखो एरिया वेक्टर जो फेस 1 का हो जाएगा, इट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द विंड, और वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट में हो गया। सिमिलरली अगर BCEF का देखें, BCEF का वेक्टर आउटवर्ड्स अगेन ये डाउनवर्ड हो जाएगा, वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन बट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। सिमिलरली ए थर्ड फेस का देखते हैं जो कि ये स्लैंट है, ये स्लैंट का फेस भी वर्टिकली इसके एकदम नॉर्मली बाहर की डायरेक्शन में होगा। फिर CDE वाला फेस है ट्रायंगुलर, तो इसका उसके बाहर की डायरेक्शन पे। सिमिलरली ABF का देखते हैं तो ये इसके बाहर की डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? यस सर। हमेशा आपको अगर क्लोज्ड वॉल्यूम है ऑलवेज आउटवर्ड्स द वॉल्यूम बॉडी। सिमिलरली अगर मानो कि मैं ये वाला केस डिस्कस करूं, क्यूब है, क्यूब है, तो क्यूब में कितने फेस हो गए, क्यूब में 6 फेसेस हो गए, राइट, 6 फेसेस हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो A B C D E F G H, ओके। तो अगर मैं ये A B C D का फेस की बात करूं तो इट विल बी ऐसा बाहर आता हुआ मिलेगा आपको फील्ड एरिया वेक्टर। सिमिलरली अगर मैं दिस फेस की बात करूं, ये पीछे वाला, तो आपको वो बाहर जाता हुआ मिलेगा। सिमिलरली ये फेस की बात करूं मैं, तो आपको यहाँ पे ये बाहर आता हुआ मिलेगा। सिमिलरली ये फेस की बात करूं तो ये बाहर आता हुआ मिलेगा। ऊपर वाले फेस की बात करूं तो वो ऊपर जाता हुआ मिलेगा। नीचे वाले फेस की बात करूं तो वो नीचे जाता हुआ मिलेगा।
ठीक है। एरिया वेक्टर इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एरिया वेक्टर डायरेक्शन, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस इट हैज अ डायरेक्शन। डायरेक्शन अगर क्लोज्ड वॉल्यूम है तो आपको उस वॉल्यूम से बाहर जाता हुआ वो वेक्टर क्वांटिटी लेना है, और अगर वो ओपन है तो जिस डायरेक्शन में वो फ्लो वेक्टर वाला है, यहाँ पे वेलोसिटी फ्लो वेक्टर था, तो जिस डायरेक्शन पे वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आपने एरिया वेक्टर को ले लिया, ठीक है। बट अगर क्लोज्ड हो जाता है तो आप आउटवर्ड्स वाला लोगे। सिमिलरली एक आखिरी देख लेते हैं जो कि हम लोग रेगुलरली डिस्कस करेंगे, वो हो जाता है सिलेंडर का। सिलेंडर के 3 सरफेसेस होते हैं, ये 1, ये 2 और एक ये कर्व्ड सरफेस। ये जो कर्व्ड है ना, इसका ऐसा पूरा कर्व्ड, ये कर्व्ड सरफेस है 3rd। तो इस फेस का जो सर्कुलर फेस है, इसका एरिया वेक्टर वुड बी आउटवर्ड्स। ये सर्कुलर फेस का, इसका एरिया वेक्टर वुड बी आउटवर्ड्स। और ये कर्व्ड सरफेस का, ये जो कर्व्ड सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर वुड बी आउटवर्ड्स अगेन। बट कैसा आउटवर्ड्स? जो रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स होगा। क्लियर है? क्लियर है ना ये चीजें? यस सर। हाँ, तो अभी तक तो ये वाला मामला जब तक हुआ है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। एरिया वेक्टर जब हो गया है, अब आपको जब आइडिया मिल गया है कि फ्लक्स कैसे लेना है और एरिया वेक्टर कैसा लेना है, तब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब फ्लक्स को मैंने आपको बता दिया, फ्लक्स क्या देखता है कि आपको किसी भी एक फ्लो वेक्टर का मेजरमेंट देता है, ठीक है। फ्लक्स क्या है? कैसे फ्लो कर रहा है एक फिजिकल क्वांटिटी, वो बताता है। तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड लाइंस का जिक्र करा था। तो ये फील्ड लाइंस क्या होता है कि अगर एक चार्ज लो, तो चार्ज लो तो उसका एकदम ऐसे बाहर की तरफ निकलता हुआ फील्ड होता है, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज ले लो, ठीक है, और अगर आपने नेगेटिव चार्ज ले लो तो उसका अंदर की तरफ आता हुआ मिलता है। तो सबका एक फील्ड लाइंस होता है। तो मानो कि अगर मैंने यहाँ पे इनके पास अब यहाँ पे एक आ, ऐसा मतलब एक स्क्रीन रख दिया है, ठीक है, ऐसा एक स्क्रीन रख दिया है। तो अब मुझे जानना है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से इस शीट में से, स्क्रीन में से कितना फील्ड लाइंस गुजर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन मुझे ये पता करना है कि इसके एरिया में, इतने एरिया में कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजर रहे हैं। क्योंकि ये जब मुझे पता चल जाएगा तो हम लोग गॉस लॉ में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। गॉस लॉ में डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के से रिलेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो जब ये सवाल आता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से, ठीक है। ये फाई ई is a scalar quantity, this is a scalar quantity, and इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया वेक्टर। तो इनके बीच में जो भी एंगल होगा, इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। अगर मानो कि एरिया वेक्टर नॉन यूनिफॉर्म है तो मैं एक एलिमेंटल एरिया ले लूंगा और फिर इंटीग्रेट कर दूंगा ओवर द कंप्लीट वॉल्यूम। ये मतलब इसका मतलब है, इसका मतलब है अगर मैं इंटीग्रेशन के बीच में ऐसा सर्कल लगा रहा हूं, मतलब इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। अब देखो, अब अगर मुझे जानना है कि फील्ड लाइंस, अगेन फील्ड लाइंस ऐसी है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस ऐसी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अगर मेरा ये एरिया है,
इसका एरिया वेक्टर आप ऐसे ले लोगे और कहोगे फाई जो है दैट विल बी E dot with A, which is directly E into A because theta here is 0 degrees. ठीक है, अगर मानो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा है और आपका जो वेक्टर है एरिया वाला वो ऐसा है अभी, तो इस केस में क्या आ रहा है थीटा, इस केस में थीटा इज 90 डिग्रीज, तो फाई आपको मिलेगा 0, फाई आपको मिलेगा 0 बिकॉज इस इतने एरिया में से इस विंडो के एरिया में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर ही नहीं रहा, सब उसके पैरेलली चले जा रहे हैं, उसमें से कोई एरिया उस एरिया में से कोई फील्ड लाइन जा ही नहीं रहा, तो आपको फ्लक्स 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब वो आप मैथमेटिकली इस तरीके से जस्टिफाई कर लोगे बिकॉज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0। ठीक है, ओके, नाउ मानो कि क्वेश्चन आता है आपको कि एंगल पे रखा हुआ है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और अगर ऐसे एंगल पे रखा हुआ है तब आपका क्या हो जाएगा, और ये एंगल एरिया वेक्टर आप परपेंडिकुलर लोगे और कहोगे कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है दैट मींस दिस प्लेट, ये एंगल थीटा डिग्रीज है, दैट मींस फ्लक्स वुड बी E dot A vector, that means E A cos theta। ये कुछ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के नोटेशंस हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है मानो कि एक चार्ज है यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, एक चार्ज है यहाँ पे Q और एक यहाँ पे प्लेट है, शीट है, मानो स्क्वायर शीट है ऑफ साइड A और एकदम परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों के बीच में a/2 का। अब मुझे बताना है इस शीट में से कितना फ्लक्स जा रहा है, फ्लक्स थ्रू दी शीट। ठीक है, तो ये जब बताना है तो हम क्या करेंगे, अगेन इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देख लो यहाँ पे हम सिमेट्री को फॉलो करेंगे, सिमेट्री को फॉलो करेंगे। सिमेट्री माने देखो, अब अगर मैं एक क्यूब लेता हूं ऑफ साइड ए, क्या ले लिया, क्यूब ले लिया ऑफ साइड ए, और अगर मैंने उसके एकदम एट अ डिस्टेंस ऑफ a/2 फ्रॉम द बॉटम मोस्ट सरफेस का मिड पॉइंट से a/2 पे मैंने चार्ज रख दिया, तो इस सरफेस का मतलब ये जो प्लेट है यहाँ पे, ठीक है, और इनका क्यूब का स्पेस a है। ठीक है, तो देखो अभी मैंने आपको ये बताया है कि इस चार्ज की वजह से अगर आपको फ्लक्स निकालना है थ्रू ऑल दीज फेसेस, ये क्यूब है, क्यूब के ऑल दी फेसेस में से अगर आपको फ्लक्स निकालना होगा तो ऑफ कोर्स आप हर एक फेस का एरिया वेक्टर लोगे, इस फेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, इस फेस का एरिया वेक्टर अपवर्ड, इस फेस का एरिया वेक्टर अपवर्ड, ये डाउनवर्ड, इसका फॉरवर्ड की डायरेक्शन पे, मतलब कुछ दूसरे कलर से लिख देता हूँ, इसका ऐसा और पीछे वाले का बैकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब इसमें फ्लक्स निकालोगे, टोटल फ्लक्स जब आप निकालोगे सो वो आप सारे फ्लक्सेस ऐड करोगे, ये टोटल जब आप निकाल रहे हो तो आप सारे फ्लक्सेस ऐड करोगे, मतलब लेट्स से ये इसके वजह से यहाँ पे phi1 है, ये phi2 है, ये phi3 है, ये phi4 है, phi5 एंड phi6, तो आप
phi1 plus phi2 plus phi3 plus phi4 plus phi5 plus phi6। तो आप ये देखो, क्योंकि ये एकदम सिमेट्रिकल है सब कुछ, क्योंकि ये पूरा मामला सिमेट्रिकल है, इस स्फीयर के क्यूब के अंदर जब हमने चार्ज रखा है, सब कुछ मामला सिमेट्रिकल है, तो सारे फ्लक्स के वैल्यूज सेम रहेंगे। तो ये 6 phi हो जाता है। एंड व्हाट इज phi? phi इज थ्रू ईच फेस। ईच फेस, इस चीज को याद रख लेना, थ्रू ईच फेस। इस चीज को हम लोग गॉस लॉ में जब निकालेंगे तब हम इस चीज को वापस से यूज करेंगे। ठीक है, ये एक सिमेट्री हो जाता है। हम अभी तक टोटल फ्लक्स नहीं निकाल रहे हैं, अभी तक हम लोग को ये पता चल गया है कि टोटल फ्लक्स, जो फ्लक्स मुझे चाहिए, बेसिकली मुझे अगर ये टोटल फ्लक्स पता चल गया किसी तरीके से, जो कि हम लोग गॉस लॉ से निकालेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू ईच फेस। ठीक है, एंड ये फ्लक्स थ्रू ईच फेस इज द क्वांटिटी व्हिच आई नोट वांट टू डिटरमाइन हियर। ठीक है, यहाँ पे जो फ्लक्स थ्रू दी शीट है, मतलब अगर मुझे phi1 चाहिए और अगर सारा कुछ सिमेट्री से मुझे ये पता चल जाता है कि सारे वैल्यूज, हर एक फेस में से जितना फ्लक्स निकल रहा है वो सारे वैल्यूज सेम है, तो मेरा फ्लक्स थ्रू ईच फेस वुड बी, सब ऐड हो जाएगा एंड 6 टाइम्स फ्लक्स थ्रू ईच फेस हो जाएगा, एंड टोटल फ्लक्स वुड बी 6 टाइम्स दिस वैल्यू। तो आपको अगर किसी तरीके से ये पता चल गया और आपको फ्लक्स थ्रू ईच फेस अगर बताना है, तो आप जस्ट टोटल फ्लक्स को 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। एंड ये टोटल फ्लक्स हम गॉस लॉ से देखेंगे। टोटल फ्लक्स हम गॉस लॉ से देखेंगे। तो गॉस लॉ क्या कहता है ये देखो, गॉस लॉ क्या कहता है ये देखो। गॉस लॉ, गॉस लॉ कुछ नहीं है, इट इज another way to write Coulomb's law। बहुत इजी है, ये समझ लेना। कहता है कि फ्लक्स टोटल थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is equals to charge enclosed by the closed surface, charge enclosed by the closed surface divided by epsilon naught। इसको अगर हम लोग मैथमेटिकली लिखें, phi is equals to q enclosed by epsilon naught। now phi आपने अभी क्या देखा है? phi आपने देखा है it is nothing but surface integral E dot dA will be equal to q times of enclosed by epsilon naught। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन पे काफी बार क्वेश्चंस पूछा गया है। तो अब जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिया हुआ है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल दी चार्जेस। मैं आपको इन सब का स्टेटमेंट अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान से सुन लो। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ लेफ्ट साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज ड्यू टू ऑल दी चार्जेस, और राइट साइड में जो Q एंक्लोज्ड है includes only those charges that are enclosed in the inside the surface। बोल, inside the surface। समझो इस बात को। मानो कि
ये मेरा एक सरफेस है, ठीक है, ये मेरा एक सरफेस है। अब इसके यहाँ पे पूरे स्पेस में चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q1, Q2, Q3, Q4, बाहर Q5, Q6, यहाँ पे इसके सरफेस पे भी कुछ चार्जेस है, Q7, Q8, Q9 मानो, ठीक है। इस तरीके के मल्टीपल को, एक सरफेस है, सरफेस के अंदर कुछ चार्जेस है, सरफेस के बाहर कुछ चार्जेस है, और सरफेस पे भी कुछ चार्जेस है, ठीक है। तो जब गॉस लॉ होगा, गॉस लॉ होगा तो वो कहेगा फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस, ठीक है, द टोटल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस विल बी इक्वल टू चार्ज एंक्लोज्ड बाय द सरफेस। मतलब चार्ज एंक्लोज्ड मतलब कितना चार्ज एंक्लोज हो रहा है, Q1 एंक्लोज किया है, Q2 एंक्लोज किया है, Q3 एंक्लोज किया है, और Q4 को एंक्लोज किया है। माइंड इट, जो सरफेस पे चार्जेस है जैसे कि Q8, Q7 और Q9, आप इन सबको नहीं लोगे। एंड ऑफ कोर्स जो बाहर है वो तो एंक्लोज्ड है ही नहीं, तो उनको भी नहीं लेना है। तो जो जो इंक्लूडेड है, एंक्लोज्ड है सरफेस के अंदर, आप वही सारे चार्जेस को लोगे। जो क्यू एंक्लोज्ड यहाँ पे लिखता है ना, क्यू एंक्लोज्ड यहाँ पे लिखते हैं बाई एप्सिलॉन नॉट, तो वहां पे आप सिर्फ Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 लोगे, ठीक है, डिवाइड करोगे एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस लॉ इतने सरल तरीके से आपको बता देता है कि इन सब की वजह से जो फील्ड लाइंस होगी इस सरफेस से कितनी निकल रही होंगी, उसका फ्लक्स आप अगर कैलकुलेट करना चाहो तो आपको द टोटल चार्ज एंक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बट अब ये दूसरा पॉइंट समझो, फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई ds, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। मतलब यहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की डायरेक्शन पे या फिर अंदर की डायरेक्शन पे जा रहे होंगे, जहां से भी, इसको मैं पूरे सरफेस में इंटीग्रेट करूंगा। इसको जब पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट करूंगा तब जाके जो वैल्यू मुझे मिलेगा वो मेरे को इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे देगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैं ले रहा हूं वो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू ऑल दी चार्जेस, दैट विल बी ड्यू टू ऑल दी चार्जेस। ये नहीं कि जो चार्जेस एंक्लोज्ड हैं, मतलब जैसे Q1, Q2, Q3, Q4 की तरह नहीं, सारे चार्जेस। मतलब उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट जब हुआ है यहाँ पे, वो Q1 के लिए है, Q2 के लिए, Q3, Q4, ये Q7 के लिए भी है, Q8 के लिए भी है, Q9 के लिए भी है, Q5 का भी है, Q6 का भी है। समझ रहे हो ना बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक बताना, कोई दिक्कत है तो। गॉस लॉ को समझने में अभी हम गॉस लॉ को प्रूफ भी करेंगे। अभी हम गॉस लॉ को प्रूफ भी करेंगे। क्या दिक्कत हुई है सुधांशु टॉर्क में? अभी हम गॉस लॉ को प्रूफ भी करेंगे, बट यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ अभी इस चीज को समझने में। नहीं है? अब देखो फिर, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, 1/4πε0 Q/r²। मतलब अगर एक चार्ज Q है यहाँ पे, आपको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना होता है एट अ डिस्टेंस ऑफ R, तो आप इतनी वैल्यू लिखते हो। तो अगर मैं इसको सिंपली ये करूँ कि दिस टाइम्स ऑफ 4πr² अगर कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, Q/ε0 मिलता है। ये E टाइम्स ऑफ क्या हो गया, ये एरिया ही तो हो गया, एंड Q/ε0 हुआ। तो समझो यहाँ पे अगर मैं इसके अबाउट एक स्फीयर ड्रॉ करूं, इसके अबाउट एक स्फीयर ड्रॉ करूं, ठीक है,
ये स्फीयर एट अ रेडियस ऑफ आर मैंने क्यू पॉइंट से लेकर ड्रॉ कर दिया, और इसको मैं कहूं कि ये एक गॉसियन सरफेस है। क्या है ये? एक गॉसियन सरफेस है। तो कभी भी मेरे को गॉस लॉ अप्लाई करना होगा ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहीं पे भी, तो मैं एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा। व्हाट इज गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस इज एन imaginary surface. Gaussian surface is an imaginary surface that helps us apply Gauss law in order to find out electric field and electric flux. सर ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस ओपन कैसे सरफेस मतलब? मतलब सर इमेजिनरी सरफेस मतलब क्या रिजिड बॉडी मान रहे हैं या फिर ओपन सरफेस मान रहे हैं? अरे रिजिड बॉडी मत लिख रहा है यहाँ पे, रिजिड बॉडी मत लिख रहा। क्लोज सरफेस ऑफ कोर्स यार, मैंने यहाँ पे स्फीयर कहा है ना, इसको यस क्या सर। कहा मैंने? स्फीयर कहा था ना। हाँ स्फीयर क्लोज सरफेस हो जाता है ना, रिजिड बॉडी मत लिख रहा था यहाँ पे। ठीक है, स्फीयर है, स्फीयर स्फीयर माने क्लोज सरफेस हो गया ना। तो मुद्दा यह है कि गॉस लॉ में जब भी आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है, मानो कि अगर कहा हुआ है कि एक एप्लीकेशन देखो यहाँ पे, मानो कि एक पॉइंट चार्ज है, ये स्टैंडर्ड है, यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ वो देख लेना। यहाँ पे मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ, यहाँ मैं टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस लिख रहा हूँ, टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस, एंड यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देता हूँ। देखो, अगर मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइंट चार्ज का, अगर मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइंट चार्ज का, तो आप उसके लिए गॉसियन सरफेस लोगे स्फेरिकल, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ले लोगे। और उस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है? रेडियल होता है ना, रेडियल होता है। इसका मतलब है कि अगर आपने एक पॉइंट चार्ज लिया हुआ है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली बाहर की तरफ निकल रहा होता है। तो अगर आपको लेट्स से एट अ डिस्टेंस आर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है यहाँ से, तो आप क्या करोगे? उसके आर डिस्टेंस पे आप एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दोगे। और फिर इस गॉसियन सरफेस का हम लोग जब गॉस लॉ पे आएंगे एप्लीकेशन देखेंगे कि इस गॉसियन सरफेस का हम लोग को क्या करना है। बट अगर अभी तक ये समझो कि अगर आपका पॉइंट चार्ज है और आपको एट अ डिस्टेंस आर, मानो कि और थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे एस, इतना डिस्टेंस है R2, तो फिर से आप R2 पे एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दोगे। कहीं पे भी अगर आपको पॉइंट चार्ज है तो आप जैसा गॉसियन सरफेस, टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस टू ड्रॉ इज स्फेरिकल, बिकॉज the direction of the electric field is radial. Similarly, अगर लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माने जैसा वायर का था, ठीक है, वायर का था, जैसे कि मतलब उस पे लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। तो क्योंकि इसमें भी अब आपने देखा था, अगर इनफाइनाइट वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आता था? इसका EY कंपोनेंट तो जीरो होता था एट पॉइंट P, एट अ डिस्टेंस ऑफ R EY कंपोनेंट जीरो होता था, और EX कंपोनेंट टर्न्स आउट टू बी लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक है, हर पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही मिलता था, चाहे इधर भी लो इधर भी लो। ठीक है, तो ये भी क्या है? इट इज रेडियली आउटवर्ड्स ना। मतलब अगर मैं इसको एक थ्री डायमेंशनल में देखूं, अगर मैं इसको एक थ्री डायमेंशनल में देखूं, तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि अगर मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर ड्रॉ किया, एक सिलेंडर ड्रॉ किया इस तरीके से, ताकि सिलेंडर का जो एक्सिस है, जो सिलेंडर का एक्सिस है और जो मेरा वायर है, वो दोनों अगर मैच करता है, अगर मैं वायर को एक्सिस मान के एक उसके अराउंड एक सिलेंडर ड्रॉ करूं, तब जाके इस सिलेंडर के सरफेस में से हर जगह पर मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, है या नहीं है? ठीक है, हर जगह पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। मानो कि मैं थोड़ा सा बड़ा सिलेंडर भी ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा सिलेंडर ले लिया, तो
इस बड़े सिलेंडर पे भी मानो कि ये वाला रेडियस r है, पहला वाला रेडियस r1, दूसरा वाला r2 है। तो दूसरे वाले r2 में मेरे को कहीं पे भी इस पॉइंट पे मैं कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लूं तो मुझे लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r2 मिलेगा हर जगह पर। सिमिलरली यहाँ पे जब ग्रीन वाले पे मैं देख रहा था, ग्रीन छोटे वाले पे, तो हर जगह पर मुझे लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट r1 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r1 मिल रहा था हर जगह पर। तो मैंने गॉसियन सरफेस ऐसा चूज किया है यहाँ पे सच दैट, इसका इंपॉर्टेंस समझो, मैंने गॉसियन सरफेस इतने होशियारी के साथ चूज किया है कि उस गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लूं तो मुझे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ऑफ कोर्स ब्लू वाला और ग्रीन वाले में अगर कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट है, बट ग्रीन वाले पे कहीं पे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो तो आपको रेडियली आउटवर्ड्स मिलेगा और मैग्नीट्यूड लैम्डा बाई एप्सिलॉन नॉट आर होगा। आर क्या हो जाएगा, जो सिलेंडर है उसका रेडियस हो जाएगा। सिमिलरली पॉइंट चार्ज की वजह से आप उस स्फीयर पे कहीं पे भी आप पॉइंट ले लो, उस स्फीयर पे कहीं पे भी पॉइंट ले लो, आपको के क्यू बाई आर स्क्वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कहीं पे भी। एंड वो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, रेडियली आउटवर्ड्स की डायरेक्शन में बाहर निकल रहा होगा। और अगर आप बड़ा वाला सर्कल लेते हो, बड़ा वाला सर्कल पे भी कहीं पे भी आप अगर पॉइंट ले लो उस स्फीयर पे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली रेडियली आउटवर्ड्स मिलेगा और उसका वैल्यू जो भी उसका रेडियस है उसके साथ उसका स्क्वायर करके डिवाइड करने पे के क्यू बाई आर स्क्वायर के टर्म्स में आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप गॉसियन सरफेस चूज करोगे। यहाँ पे मैं और एक पॉइंट लिख देता हूँ, बाद में आते हैं यहाँ पे। क्या कि गॉसियन सरफेस is chosen such that the electric field passing through the surface is uniform and symmetrical। ताकि आपका जो ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप देखो इधर, जब आप गॉस लॉ में फ्लक्स आप कैलकुलेट करोगे सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस डी ए का, तो मानो कि इनके बीच में अगर एंगल आ भी जाता है, अगर कोई एंगल आ भी जाता है, वेक्टर मैग्नीट्यूड ले लो, अगर cos थीटा का एंगल आ भी जाता है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो गया तो आपको इजीली क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मान के आप बाहर ले सकते हो इंटीग्रल का। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ, ठीक है, फॉर यूनिफॉर्म ई। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ थ्रू आउट दी सरफेस एरिया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हुआ थ्रू आउट दी सरफेस एरिया, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या है, उस इंटीग्रल के बाहर ले सकते हो। तो इसीलिए आपको जो गॉसियन सरफेस है वो इतना स्ट्रेटेजिकली प्लान करके निकालना होता है। कोई भी रैंडम गॉसियन सरफेस नहीं ले लोगे, मतलब आप वायर के लिए ये नहीं कर सकते कि एक स्फीयर गॉसियन सरफेस ले लोगे, और आप ऐसा नहीं कर सकते पॉइंट चार्ज के लिए आप सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लोगे। आपको ऐसा गॉसियन सरफेस लेना आपके लिए आसान होगा कैलकुलेशन में जब हम फ्लक्स निकालेंगे थ्रू गॉस लॉ, ताकि इंटीग्रेशन के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होने के चलते इंटीग्रेशन के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए। तो आपको जब इंटीग्रेट करना पड़ेगा आप सिर्फ एरिया वेक्टर को इंटीग्रेट करोगे। ठीक है, तब जब ऐसा केस है तो इसीलिए आपको यूनिफॉर्म और सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड पे ध्यान देना होता है, इस तरीके के गॉसियन सरफेस चूज करने होते हैं। तो उसीलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि किस किस टाइप ऑफ चार्ज के लिए किस किस टाइप ऑफ गॉसियन सरफेस आपको लेना चाहिए। तो लाइन चार्ज का लिए आप कैसा लोगे, सिलेंडर, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको सिलिंड्रिकल, और इसका भी कैसा होता है, रेडियल होता है। ठीक है, मानो कि शीट है, शीट है और प्लेट है, शीट है और प्लेट है। तो शीट और प्लेट के लिए देखो, फिर से यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे बनाते हैं शीट और प्लेट के लिए। मानो कि ये मेरा प्लेट है, ठीक है, प्लेट पे क्या है, चार्ज एकदम डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब प्लस 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 प्लस, ऐसे ऐसे एकदम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है।
तो यहाँ पे मैं जब कैलकुलेट करके देखूंगा तो मुझे ना, मैं देखूंगा, अब मैं आपको बता देता हूँ पहले ही, बट हम कैलकुलेट करके बकायदा आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये शीट के एकदम नॉर्मली बाहर निकल रहा होता है, एकदम शीट से ऐसे नॉर्मली बाहर निकल रहा होता है दोनों साइड पे। हम ये बकायदा निकाल के देखेंगे कैसे हुआ, अभी मत पूछ लेना, मैं बता नहीं पाऊंगा। तो ऐसे एकदम शीट के बाहर निकल रहा होता है। तो इसके लिए अब शीट के लिए कैसा ले लोगे, शीट के लिए आप लोगे एक ऐसा सिलेंडर जो कि इसके सरफेस में से पास हो रहा होगा, ठीक है, ऐसा सिलेंडर जो कि सरफेस में से पास हो रहा होगा, तब जाके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में सुविधा होगी। ये भी हम, क्योंकि इस शीट का हमारा कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको यूज करके बकायदा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट कैलकुलेट करेंगे। तो जब करेंगे तब हम इस पे वापस आएंगे। तो यहाँ पे बस लिखने के लिए मैं आपको बता दिया। तो इसके लिए भी आप कौन सा यूज करोगे, इसके लिए भी आप सिलेंड्रिकल यूज करोगे, ठीक है, नॉर्मली आपको। तो ये कुछ कुछ सेटअप्स हो गए, ठीक है, ओके। अब हम इन सब पे वापस, तो अब हम गॉस लॉ पे ना, जब हम नेक्स्ट क्लास में वापस आएंगे, जब हम लोगों को ये पॉइंट मतलब लाइन चार्ज की वजह से और शीट की वजह से फिर एक स्फीयर की वजह से कैलकुलेट करने का हम लोग को मौका मिलेगा, तो वो सब पे हम बाद में आएंगे। बट उससे पहले जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया था इसको देखते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब मुझे गॉस लॉ से क्या पता चला है, कितना चार्ज एंक्लोज्ड है। तो गॉस लॉ से मुझे ये पता चला है कि फ्लक्स, टोटल फ्लक्स through a closed surface is equals to charge enclosed by the surface divided by epsilon naught, ठीक है। तो अब मैंने इस चार्ज को यहाँ पे रखा हुआ था और उसके सामने ये प्लेट रखा हुआ था, तो मैंने क्या अज्यूम करा, एक सिमेट्री के साथ एक क्यूब को अज्यूम कर लिया है। एंड तो ये क्यूब एक क्लोज सरफेस हो गया, ठीक है, ये क्यूब क्या है, क्लोज सरफेस हो गया। तो ये क्यूब के अंदर अब चार्ज एंक्लोज्ड है, क्यूब के अंदर अब ये चार्ज एंक्लोज्ड है। तो कितना चार्ज एंक्लोज्ड है क्यूब के अंदर, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस टोटल क्यूब में से मेरे का कितना फ्लक्स निकल रहा है, इस चार्ज एंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, इतना मेरे का फ्लक्स निकल रहा है, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स जो यहाँ पे मुझे मिला है ये क्या हो गया, ये 5/6 हो गया, ठीक है। अब देखो मुझे फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस बताना था, ठीक है, एंड फ्लक्स क्या है यहाँ पे, टोटल फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो क्यू बाई, तो मेरे को यहाँ पे ये वैल्यू इज व्हाट, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। तो इसका मतलब ये है कि मुझे अगर एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है और यहाँ पे कोई एक प्लेट है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ a/2, और ये प्लेट का एरिया एक स्क्वायर है और यहाँ इसका साइड ए है, तो इसके लिए मुझे फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना मिल रहा है, फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस q/6 एप्सिलॉन नॉट मिल जा रहा है। तो मुझे देखो कितना सरल हो गया है मामला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ यूज करके मुझे विदाउट एनी इंटीग्रेशन कुछ नहीं करना पड़ा, मेरे को डायरेक्टली आंसर मिल गया। अगर हम इंटीग्रेशन करके भी आंसर निकाले तो भी हम लोग को फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस q/6 एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा, ठीक है, q/6 एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब अगर मेरे पे कुछ क्वेश्चंस हैं, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं और हम लोग छोड़ देंगे। मानो कि ये लाइन चार्ज है, इनफाइनाइट वायर है जिसपे लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। यहाँ पे एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, एरिया ये स्क्वायर है, इसका एरिया ए है,
एंड ये इधर से सम x डिस्टेंस दूर है, तो मुझे बताना है फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। आई थिंक इसको ऐसा नहीं बनाती है तो 0 हो जाएगा, बट समवेयर लाइक दिस बनाते हैं। इसका एक एज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ x एंड x a ही ले लेते हैं, एंड दूसरा एज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ √2a एंड दिस इज a। तो मुझे इसमें से फ्लक्स बताना है, फ्लक्स थ्रू द फेस। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि आपका लाइन चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, और ये फेस यहाँ पे इस लाइन चार्ज के साथ पैरेलली ये फेस रखा हुआ है, और उसी का ही जो दूसरा पार्ट है वो लाइन चार्ज से 2a डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये डिस्टेंस a है और ये दूसरा वाला 2a डिस्टेंस पे है, और इसका खुद का लेंथ a है। तो आपको इसमें से फ्लक्स बताना है। ये कैसे करेंगे? आपको अगर इमेजिनेशन थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये मानो कि आपका x है, ये y है, ये z एक्सिस है। तो लाइन चार्ज आपका z एक्सिस में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और आपने जो प्लेट है उसको इस तरीके से रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है। तो ये वाला पॉइंट x, a पे है, और दूसरा वाला पॉइंट एट एन एंगल 45 डिग्रीज पे यहाँ पे आ रखा है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना अभी? चलो देखो इसको कैसे करोगे। इसको कैसे करोगे? इसको करने के लिए आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। इसको करने के लिए आपको इंटीग्रेशन यूज करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन के लिए आप क्या करोगे? मानो कि यहाँ पे आप एक एलिमेंटल एरिया लेते हो, एलिमेंटल एरिया लेते हो, तो इस एलिमेंटल एरिया का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली निकलेगा, ठीक है। और इसको आप मानो कि यहाँ से x डिस्टेंस पे लेते हो, ठीक है, r डिस्टेंस ही कर लो। यहाँ से x डिस्टेंस करते हैं, और ये dx डिस्टेंस का है मानो, ठीक है। तो dA वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? यहाँ पे विल बी दिस लेंथ इज, क्योंकि स्क्वायर है, दिस लेंथ इज a टाइम्स dx हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी अलोंग दिस लाइन जॉइनिंग, ये ऐसा लाइन जॉइनिंग के अलोंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है। सो दोनों के बीच में एंगल बनेगा जो कि ये वाला एंगल होगा। कोई दिक्कत कहीं पे भी मेरे को प्लीज रोक के पूछ लेना। तो जो फाई है, डी फाई लिखो, विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर इंटीग्रेशन। तो टोटल आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इंटीग्रेशन से मिल जाएगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा एट अ डिस्टेंस ऑफ, दिस इज आर मानो, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। डीए क्या हो जाएगा? डीए विल बी ए टाइम्स dx, एंड दोनों के बीच में एंगल क्या है? cos थीटा का है। ये आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको रिलेशंस भी बताने पड़ेंगे। इफ इन दिस ट्रायंगल दिस इज x, दिस इज a एंड दिस इज r, दिस इज थीटा, तो x is a tan theta, so dx is a secant square theta d theta, and ओके तो यहाँ पे इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r
ए सेकेंड स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा कॉस थीटा एंड कॉस थीटा 1, यहाँ पे 1 कैंसिल हो जाएगा। और ए और आर के बीच में भी रिलेशन है, ए बाई आर इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम कर लेंगे ये बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बाई आर इज कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा, फिर यहाँ पे एक सेकेंड थीटा भी बचा हुआ है, ये डी थीटा, ये दोनों अगेन कैंसिल। तो आपको फ्लक्स यहाँ पे एक ए का फैक्टर होगा। ओके, और हम लोग को एंगल कहाँ से कहाँ तक इक्वेट करना है, हम लोग को एंगल 0 से 45 तक इक्वेट करना है, विच इज पाई बाई 4। तो आपको ये 0 to पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये आपका नेट फ्लक्स। क्लियर इतना? कहीं पे भी दिक्कत? आखिरी क्वेश्चन था दिन का, क्लास कंक्लूड करने का टाइम आ गया है। बताओ कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? क्लियर है ये सब? रिस्पॉन्ड करो। तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने स्टार्टिंग से देखेंगे। हमने डाइपोल इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड देख लिया है, एफ नेट टॉर्क भी देख लिया है, पी क्रॉस ई हो जाता है, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम देख लिया है। फिर हमने फ्लक्स का आइडिया लिया, फ्लक्स के बाद हमने एरिया वेक्टर को कैसे निकालना है उसका आइडिया लिया हुआ है। फिर जब एरिया हो गया तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कि ये ई डॉट ए वेक्टर हो जाता है। फिर हमने एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंगली हर डायरेक्शन में देख लिया कि कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हमने क्यूब का सॉल्व किया हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर हमने गॉस लॉ के बारे में चर्चा की। गॉस लॉ पे हमने चर्चा करने के बाद हमने गॉसियन सरफेस पे चर्चा की। यहाँ पे ये बता दिया कि नेट total flux through a closed surface is charge enclosed by the closed surface divided by epsilon naught। ये इसका एक्सप्रेशन हो जाता है। और जो फ्लक्स पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो इट इज ड्यू टू ऑल दी चार्जेस, बट जो चार्ज एंक्लोज्ड आप लेते हो इट इज ओनली दोस चार्जेस जो कि एंक्लोज्ड इनसाइड दी सरफेस होते हैं। और कौन सा सरफेस होता है, आपको गॉसियन सरफेस एक ऐसा चूज करना पड़ता है जो कि इमेजिनरी है, जो कि आपको आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन में दे दे। तो वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीका हो जाता है। अगर पॉइंट चार्ज है तो आप स्फेरिकल सरफेस लेते हैं, लाइन चार्ज है तो सिलिंड्रिकल लेते हैं, शीट और प्लेट है तो फिर भी आप सिलिंड्रिकल ले लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से लेते हैं गॉसियन सरफेस, ताकि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस इज ऑलवेज यूनिफॉर्म एंड सिमेट्रिकल, सो दैट जब आप फ्लक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर रहे होंगे, अगर वो यूनिफॉर्म और कांस्टेंट हुआ तो आप उससे बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, और आपको इंटीग्रेट सिर्फ एरिया वेक्टर को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ कुछ और एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कैलकुलेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हमारा, मैं आपको नेक्स्ट डे का एजेंडा बता देता हूँ, शायद से आखिरी दिन में क्लास जब होगा तब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। पहला डाइपोल्स पे क्वेश्चंस करेंगे, दूसरा हम लोग फ्लक्स पे क्वेश्चंस करेंगे, तीसरा हम लोग गॉस लॉ पे क्वेश्चंस करेंगे। ये तीनों पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो प्लीज अगर इन सारे कॉन्सेप्ट्स में कुछ डाउट्स है तो आप लेकर आ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, थैंक यू गाइस।